हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास में सिक्कों का सबसे बड़ा दोष क्या माना गया है? सबसे बड़ा दोष क्या माना गया है? वे सामाजिक जीवन की पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखों की भाषा बदलने से क्या संकेत मिलता है? राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन का। राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, भूगोल में पृथ्वी को गतिशील ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह निरंतर बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने किस पुराने सिद्धांत को मजबूत किया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों से अधिक प्रभावी क्यों माना गया है? क्योंकि वे स्थल रूपों की मूल संरचना बनाती हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में स्थान की अवधारणा केवल भौतिक क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ भी जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, नदी घाटी सभ्यताओं का विकास मुख्यतः किस भौगोलिक कारण से हुआ? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार को उत्तरदायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न है, कानून को कानून को सामाजिक नियंत्रण का साधन क्यों कहा गया है? क्योंकि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों को क्यों शामिल किया गया है? ताकि नागरिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में संतुलन रहे। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारें लोकतंत्र की प्रयोगशाला क्यों कहलाती हैं? क्योंकि यहाँ नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में विकास और अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? विकास जैविक है जबकि अधिगम अनुभुज है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? बच्चे की सक्रिय खोज। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा की भूमिका क्या है? यह चिंतन का माध्यम है। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ क्या है? बच्चा सहायता से जो कर सकता है वही जेडपीडी है। अगला प्रश्न है, रचनावाद शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है, इतिहास में काल विभाजन को एनसीईआरटी ने समयग्रस्त क्यों बताया है? क्योंकि यह कृत्रिम सीमाएं बनाता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास में फारसी स्रोत क्यों प्रमुख हैं? क्योंकि यह प्रशासनिक भाषा थी। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत इतिहास के लिए क्यों उपयोगी माने जाते हैं? क्योंकि वे समकालीन समाज का विवरण देते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में संसाधन को मानव निर्मित क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव उपयोग से ही वे संसाधन बनते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? सतत विकास का मुख्य सिद्धांत वर्तमान जरूरतों भविष्य से समझौते किए बिना। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में विविधता को शक्ति क्यों माना गया है? क्योंकि यह लोकतंत्र को समृद्धि बनाती है। अगला प्रश्न है, सरकार के 3 अंगों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है? शक्ति संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है, कानून की निष्पक्षता का आधार क्या है? समान रूप से लागू होना। अगला प्रश्न है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जनमत बनाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सुविधाओं की जिम्मेदारी राज्य पर क्यों है? क्योंकि निजी क्षेत्र सभी तक नहीं पहुंचता। अगला प्रश्न है, अधिगम को अस्थायी परिवर्तन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का आंतरिक स्रोत कौन सा है? जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? बच्चे की जरूरतों का प्राथमिकता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना क्यों नहीं है? क्योंकि यह सुधार का साधन है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? समावेशी शिक्षा का लक्ष्य सभी बच्चों की सहभागिता है। अगला प्रश्न है, इतिहास में पुरातत्व का महत्व क्यों बढ़ा है? लिखित स्रोत सीमित थे। अगला प्रश्न है, भूगोल में अक्षांश का प्रभाव किस पर पड़ता है? जलवायु पर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा को ऊष्मा का केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विरोध
को आवश्यक क्यों माना गया है? क्योंकि यह सत्ता पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा बहसों का शैक्षिक महत्व क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ। अगला प्रश्न है, पियाजे का कौन सा चरण अमूर्त चिंतन से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, सहपाठी समूह अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित अधिगम का समर्थक कौन है? जॉन ड्यूई। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित कक्षा की सीमा क्या है? छात्र निष्क्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्मृति क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि यह सामूहिक पहचान बनाती है। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध क्यों द्विपक्षीय है? दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, नगरीकरण का प्रमुख भौगोलिक प्रभाव क्या है? भूमि उपयोग परिवर्तन। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन सबसे पहले कहाँ चुनौती दी जाती है? न्यायालय में। अगला प्रश्न है, संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों माना जाता है? क्योंकि यह समय के साथ विकसित होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम में रुचि को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि यह सीखने का संकेत है। अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण का लाभ क्या है? स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? क्योंकि चिंतन को सक्रिय करता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को लचीला क्यों होना चाहिए? पाठ्यक्रम को लचीला विविध शिक्षार्थियों के लिए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर बल देता है? अनुकरण पर। अगला प्रश्न है, इतिहास में सत्ता के प्रतीक क्या दर्शाते हैं? शासक की वैधता। अगला प्रश्न है, भूगोल में संसाधनों का असमान वितरण क्या पैदा करता है? क्षेत्रीय असंतुलन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों अनिवार्य है? प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कानून का नैतिकता में मुख्य अंतर क्या है? कानून बाध्यकारी है। अगला प्रश्न है, नागरिक चेतना का विकास कहाँ से शुरू होता है? विद्यालय से। अगला प्रश्न है, बाल विकास सतत प्रक्रिया क्यों है? यह जीवन भर चलता है। अगला प्रश्न है, सीखने की गति व्यक्तिगत क्यों होती है? क्योंकि क्षमताएं अलग होती हैं। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम का आधार क्या है? समूह सहभागिता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में आत्म मूल्यांकन क्यों जरूरी है? आत्मचिंतन के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक का व्यवहार अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? प्रेरणा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, इतिहास में मौखिक परंपराओं का महत्व क्यों है? क्योंकि वे अलिखित इतिहास को सहेजती हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में स्थलाकृत मानव गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं? आवागमन और बसावट से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करके। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्यों दी गई है? बदलती जरूरतों के लिए। अगला प्रश्न है, अधिकार बिना कर्तव्य के क्यों अपूर्ण हैं? क्योंकि वे सामाजिक संतुलन बिगाड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम में अभिप्रेरणा की कमी का परिणाम क्या होता है? निष्क्रियता। अगला प्रश्न है, शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग क्यों जरूरी है? अमूर्त को मूर्त बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षा की पहली जिम्मेदारी क्या है? विविधता को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सुधार। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? सीखी हुई बात का नए संदर्भ में प्रयोग। अगला प्रश्न है, इतिहास में समय रेखा क्यों उपयोगी है? घटनाओं के क्रम को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है? मानव भूमि अनुपात को। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समान अधिकारों के लिए। अगला प्रश्न है, कानून के शासन का अर्थ क्या है? कानून सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, नागरिक जिम्मेदारी का सबसे सरल रूप क्या है? नियमों का पालन। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की भूमिका क्या है? एक संसाधन मात्र है। अगला प्रश्न है, अधिगम में पुनरावृत्ति को क्यों प्रभावी है? स्मृति सुदृढ़ होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में परियोजना विधि किस पर आधारित है? अनुभव पर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन और परीक्षा में मुख्य अंतर क्या है? मूल्यांकन निरंतर होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का आत्म मूल्यांकन क्यों जरूरी है?
व्यावसायिक विकास के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में सामाजिक संरचना क्यों महत्वपूर्ण है? यह सत्ता संबंध दिखाती है। अगला प्रश्न है, भूगोल में जलवायु परिवर्तन मानव जनित क्यों कहा जाता है? मानवीय गतिविधियों के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सहभागिता का सबसे सामान्य रूप क्या है? मतदान। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मूल्य कहाँ से आते हैं? प्रस्तावना से। अगला प्रश्न है, नागरिकों की सक्रियता लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? जवाबदेही बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, अधिगम्य भावनाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? वे स्मृति को प्रभावित करते हैं, वो स्मृति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, खेल आधारित अधिगम का लाभ क्या है? स्वाभाविक सीख। अगला प्रश्न है, शिक्षा को सुविधादाता क्यों कहा जाता है? वह सीखने का वातावरण बनाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में विविध विधियों की जरूरत क्यों है? विविध शिक्षार्थियों के कारण। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्यों आवश्यक है? अर्थ निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में परिवर्तन और निरंतरता क्यों साथ साथ चलती है? समाज धीरे धीरे बदलता है। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानचित्र प्रतीकात्मक क्यों होते हैं? वास्तविकता को संक्षेप रूप दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, संविधान का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वर्णिम विकास। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्रोतों की मौनता से क्या आशय है? वे बातें जो लिखित रूप में दर्ज नहीं हुई हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन दस्तावेज में तिथियों की अस्पष्टता के कारण क्या है? भिन्न पंचांग प्रणालियाँ। अगला प्रश्न है, इतिहास में प्रतीक का अध्ययन क्यों किया जाता है? सत्ता और विचारधारा समझने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक इतिहास का उदय क्यों हुआ? अब उपेक्षित वर्गों को शामिल करने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? दिन रात का होना। अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं जलवायु को क्यों प्रभावित करती हैं? सूर्य किरणों के कोण के कारण। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी। अगला प्रश्न है, भूकंप का मूल कारण क्या है? प्लेटों की गति। अगला प्रश्न है, भूगोल में संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सीमितता के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन क्यों सीमित है? अल्पसंख्यक अधिकारों के कारण। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय क्यों हैं? उनकी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन क्यों होता है? प्रशासनिक दक्षता के लिए। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन नागरिक प्रशिक्षण का साधन क्यों है? प्रत्यक्ष सहभागिता के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में असहमति क्यों आवश्यक है? वैकल्पिक विचारों के लिए। अगला प्रश्न है, बाल विकास में परिपक्वता का अर्थ क्या है? जैविक तात्परता। अगला प्रश्न है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस धारणा को चुनौती देता है? एकल बुद्धि की। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संघर्ष का उद्देश्य क्या है? नई समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम को क्यों बढ़ाती है? अर्थ निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम में सुदृढ़ीकरण का कार्य क्या है? व्यवहार को अस्थायी बनाना। अगला प्रश्न, इतिहास में काल अनुक्रम का महत्व क्या है? घटनाओं के कारण परिणाम समझना। अगला प्रश्न है, शिलालेख इतिहास के लिए विश्वसनीय क्यों माने जाते हैं? समकालीन होने के कारण। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में प्रयुक्त उपाधियां क्या दर्शाती हैं? राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्थानीय इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? विविध अनुभवों के लिए। अगला प्रश्न है, भौतिक साक्ष्य लिखित स्रोतों की पुष्टि कैसे करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का झुकाव किस प्राकृतिक घटना के लिए उत्तरदायी है? ऋतुओं के लिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा स्तर मौसम से संबंधित है? क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, जल चक्र का आधारभूत चरण कौन सा है? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? अपक्षय से। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का फोकस क्या है? मानव गतिविधियां। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की रचना लोकतंत्र क्यों कही जाती है? विविध प्रतिनिधियों के कारण। अगला प्रश्न है, कानून सामाजिक परिवर्तन का साधन कैसे बनता है? नए मानदंड स्थापित करके। अगला प्रश्न है, राज्य का वैध बल
प्रयोग क्यों स्वीकार है? व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में जवाबदेही का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? चुनाव। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक नीति का लक्ष्य क्या होता है? जन कल्याण। अगला प्रश्न है, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार समायोजन का अर्थ क्या है? नई जानकारी के अनुसार स्कीम बदलना। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है? समन्वयक। अगला प्रश्न है, मेटाकांसिंग का संबंध किससे है? सोच के बारे में सोच। अगला प्रश्न है, अधिगम में स्थानांतरण कब सकारात्मक होता है? जब समानताएं हो। अगला प्रश्न है, इतिहास में नक्शों का उपयोग क्यों किया जाता है? भौगोलिक संदर्भ के लिए। अगला प्रश्न है, शहरीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं का मानव प्रभाव क्यों बढ़ा है? मानवीय हस्तक्षेप के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कानून से ऊपर कौन नहीं होता? कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्यों जोड़े गए हैं? सामाजिक आर्थिक लक्ष्य के लिए। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का बाह्य स्रोत क्या हो सकता है? पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अधिगम में पुनर्बलन क्यों जरूरी है? प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत। अगला प्रश्न है, अधिगम में रूढ़ि विश्लेषण का लाभ क्या है? अवधारणात्मक स्पष्टता। अगला प्रश्न है, शिक्षा का पेशेवर विकास क्यों आवश्यक है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में समय की अवधारणा स्थिर क्यों नहीं है? सामाजिक दृष्टिकोण बदलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में अनुमान क्यों आवश्यक है? स्रोत अपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानचित्र मापन का उद्देश्य क्या है? दूरी को वास्तविक रूप देना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु को कैसे दर्शाती हैं? अनुकूलन द्वारा। अगला प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संतुलित विकास के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार कैसे है? विधायिका से। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों अनिवार्य है? निष्पक्ष निर्णय के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिकों का मूल्य कर्तव्य किससे जुड़ा है? संवैधानिक मूल्य से। अगला प्रश्न है, जन सुनवाई लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? पारदर्शिता से। अगला प्रश्न है, शासन और सरकार में मुख्य अंतर क्या है? शासन व्यापक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ क्या है? सीखने का सर्वोत्तम समय। अगला प्रश्न है, संरचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? खुली गतिविधियों से। अगला प्रश्न है, अधिगम में भावात्मक सुरक्षा क्यों जरूरी है? सहभागिता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बैंडूरा ने। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? आत्मविश्वास के माध्यम से। अगला प्रश्न है, इतिहास में संस्कृति का अध्ययन क्यों जरूरी है? जीवन शैली समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में पर्यावरणीय संतुलन क्यों आवश्यक है? जीवन की निरंतरता के लिए। अगला प्रश्न है, संसाधनों के अतिदोहन का परिणाम क्या है? पर्यावरणीय संकट। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सूचना का अधिकार क्यों जरूरी है? जवाबदेही के लिए। अगला प्रश्न है, कानून में संशोधन किससे संभव होता है? विधायी प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, अधिगम में पूर्व ज्ञान की भूमिका क्या है? नई समझ की नींव के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में गतिविधि आधारित पद्धति क्यों प्रभावी है? सक्रिय सहभागिता के कारण। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण की चुनौती क्या है? विविध क्षमताएं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? अधिगम के दौरान। अगला प्रश्न है, शिक्षक की अपेक्षाएं अधिगम को कैसे प्रभावित करती हैं? पिग्मेलियन प्रभाव से। अगला प्रश्न है, इतिहास में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्यों किया जाता है? समाज की संरचना समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में परिवहन नेटवर्क का महत्व क्या है? क्षेत्रीय संपर्क। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका क्या है? निगरानी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है? संविधान के मूल्यों का पालन। अगला प्रश्न है,
सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? समान पहुंच पर। अगला प्रश्न है, अधिगम में रुचि क्यों महत्वपूर्ण है? प्रेरणा के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यपुस्तक कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रतिक्रिया फीडबैक क्यों आवश्यक है? सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्यों जरूरी है? अर्थ निर्माण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक का नैतिक आचरण क्यों महत्वपूर्ण है? आदर्श स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में परिवर्तन का मुख्य कारक क्या हो सकता है? सामाजिक आर्थिक दबाव। अगला प्रश्न है, भूगोल में संसाधनों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? प्रबंधन की सुविधा के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कहाँ निहित है? जनता में। अगला प्रश्न है, कानून का उद्देश्य केवल दंड क्यों नहीं है, सुधार भी है? अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास का सिद्धांत किससे जुड़ा है? थर्नडाइक से। अगला प्रश्न है, शिक्षण में उदाहरण क्यों जरूरी है? अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, बाल विकास में समाजीकरण का मुख्य माध्यम क्या है? परिवार। अगला प्रश्न है, अधिगम में आत्मनियमन का अर्थ क्या है? स्वयं नियंत्रण। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भाषा अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? स्पष्टता से। अगला प्रश्न है, इतिहास में निरंतरता क्यों महत्वपूर्ण है? दीर्घकालिक समझ के लिए। अगला प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्यों किया जाता है? स्थानीय विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च क्यों है? लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि वही शासन का आधार है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक अधिकारों का स्रोत क्या है? संविधान। अगला प्रश्न है, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य जागरूक नागरिक बनाना है। अगला प्रश्न है, इतिहास में किसकी स्रोत की विश्वसनीयता किससे तय होती है? संदर्भ और उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के अतियुक्ति क्यों पाई जाती है? शासक की महिमा देखने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में मौन समूह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिनकी आवाज़ स्रोतों में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, इतिहास को विचारों का इतिहास क्यों कहा गया है? क्योंकि यह सोच में बदलाव दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमा के संयुक्त प्रभाव से क्या बनता है? दिन रात तथा ऋतुएं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे घना स्तर कौन सा है? केंद्रक। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के किस भाग से जुड़ी है? आंतरिक शक्तियों से। अगला प्रश्न है, अपक्षय और अपर्दन में मूल अंतर क्या है? अपक्षय स्थान पर होता है। अगला प्रश्न है, भूगोल में स्थल रूप शब्द क्यों प्रयुक्त होता है? पृथ्वी की सतही बनावट के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कानून को सर्वोच्च क्यों माना जाता है? क्योंकि वह संविधान से निकलता है। अगला प्रश्न है, अधिकारों की न्यायिक समीक्षा क्यों आवश्यक है? दुरुपयोग रोकने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, संघवाद में केंद्र राज्य संबंध गतिशील क्यों होते हैं? परिस्थितियों के अनुसार। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिकों की निष्क्रियता का परिणाम क्या होता है? सत्ता केंद्रीकरण का। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक राय शासन को कैसे प्रभावित करती है? नीतिगत दबाव द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अनुक्रम का अर्थ क्या है? विकास क्रमबद्ध होता है। अगला प्रश्न है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है? जैविक और सामाजिक अंतर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना कैसे होता है? खोज द्वारा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में संस्कृति की भूमिका क्या है? सोच को आकार देना। अगला प्रश्न है, अधिगम में माचन का अर्थ क्या है? अस्थायी सहायता, अस्थायी सहायता। अगला प्रश्न है, इतिहास में काल विभाजन को चुनौती क्यों दी गई है? यह यूरो केंद्रित है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मानचित्र किसके परिणाम होते हैं? राजनीतिक विस्तार के। अगला प्रश्न है, शिलालेखों में प्रयुक्त दान सूत्र क्या दर्शाते हैं? धार्मिक राजनीतिक संबंध। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्मृति और इतिहास में अंतर क्यों किया जाता है? स्मृति व्यक्तिपरक होती है। अगला प्रश्न है, वायु दाब में अंतर का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? पवन। अगला प्रश्न है, मानसून की दिशा परिवर्तन का कारण क्या है? भूमि जल ताप अंतर। अगला प्रश्न है,
महासागरीय धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? ताप का परिवहन करके। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण मानवजनित क्यों कहा जाता है? अतिचराई के कारण। अगला प्रश्न है, भूगोल में पर्यावरण की अवधारणा व्यापक क्यों है? जैव अजैव दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार सीमित क्यों है? सार्वजनिक हित के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में न्यायपालिका का सक्रिय होना क्या कहलाता है? न्यायिक सक्रियता। अगला प्रश्न है, विधायिका की सुरक्षा सीमित क्यों है? संविधान के कारण। अगला प्रश्न है, नागरिकता का कानूनी अर्थ क्या है? राज्य और औपचारिक संबंध। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? विश्वास निर्माण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम में पूर्वाग्रह का प्रभाव क्या होता है? निष्पक्षता घटती है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? विचार अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी अधिगम किसे लाभ पहुंचाता है? विभिन्न शिक्षार्थियों को। अगला प्रश्न है, मेटाकॉग्निटिव रणनीति का उद्देश्य क्या है? आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन और मूल्यांकन का अंतर क्या है? आकलन व्यापक है। अगला प्रश्न है, इतिहास में आर्थिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे को कैसे बदलते हैं? वर्ग संरचना बदलकर। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण का नगरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? शहरों का विस्तार। अगला प्रश्न है, संसाधनों का सामाजिक मूल्य क्या तय करता है? उपयोगिता। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय संकट वैश्विक क्यों है? सीमाएं नहीं मानता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास में संतुलन किसका होता है? पर्यावरण अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? जनसंख्या। अगला प्रश्न है, चुनावी प्रणाली में गोपनीयता क्यों जरूरी है? स्वतंत्र निर्णय हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों अनिवार्य है? विकल्प देने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की शक्ति किसे है? संसद को। अगला प्रश्न है, शासन में नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? विश्वास के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रेरणा और रुचि में अंतर क्या है? प्रेरणा व्यापक है। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता को बाधित करने वाला कारक क्या है? भय। अगला प्रश्न है, अधिगम में सहयोग क्यों आवश्यक है? सामाजिक अर्थ निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्र संबंध अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? भावात्मक जुड़ाव से। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में मानवीकरण क्यों किया जाता है? निष्पक्षता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में धार्मिक आंदोलनों का सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न है, किसी का भौगोलिक संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है? जीवन शैली से। अगला प्रश्न है, संसाधन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? असमान वितरण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में अधिकारों का विस्तार कैसे होता है? संघर्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, नागरिक सहभागिता का सबसे सक्रिय रूप क्या है? आंदोलन। अगला प्रश्न है, अधिगम में आत्म प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? स्थायित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में खुला प्रश्न क्यों उपयोगी है? चिंतन के लिए। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में बाधा क्या हो सकती है? नकारात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, शिक्षण में तकनीक सहायक क्यों है? विविध संसाधनों के कारण। अगला प्रश्न है, शिक्षक का चिंतनशील होना क्यों जरूरी है? सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में सत्ता और संस्कृति का संबंध क्या है? सत्ता संस्कृति को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्रीय असमानता क्यों पनपती है? संसाधन वितरण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी क्यों है? समझ संसाधन के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कानून निर्माण में जनता की भूमिका क्या है? दबाव समूह द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को मार्गदर्शक क्यों माना जाता है? मूल उद्देश्यों के कारण। अगला प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास का उद्देश्य क्या है? कौशल सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न है, बाल विकास खेल में क्यों आवश्यक है? स्वर्णिम विकास के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता क्यों सीखने को समृद्ध बनाती है? अनेक दृष्टिकोण को। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में गुणात्मक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? गहरी समझ हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक की अपेक्षाएं छात्रों पर कैसे असर डालती हैं? आत्म छवि द्वारा। अगला प्रश्न है,
इतिहास में निरंतरता सामाजिक पहचान को कैसे प्रभावित करती है, परंपराएं बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानवीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? सिंचाई। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है? सहभागिता बढ़ाने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? नागरिक जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, कानून का नैतिक आधार क्या है? न्याय। अगला प्रश्न है, अधिगम में आत्म आकलन का लाभ क्या है? आत्म सुधार। अगला प्रश्न है, रचनात्मक शिक्षण का मूल आधार क्या है? स्वतंत्र चिंतन। अगला प्रश्न है, अधिगम में अनुभव की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? अर्थ निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सहानुभूति अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? विश्वास बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन निरंतरता क्यों जरूरी है? प्रगति मापन के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में संघर्ष का प्रभाव क्या रहा है? सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भूगोल में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? अति उपयोग। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में जवाबदेही किससे आती है? जन सहभागिता से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की सीमा क्या है? मूल संरचना। अगला प्रश्न है, सुशासन का मूल तत्व क्या है? सुशासन का मूल तत्व पारदर्शिता है। अगला प्रश्न है, अधिगम में आत्मनियंत्रण कैसे विकसित होता है? अभ्यास से। अगला प्रश्न है, शिक्षण में परियोजना कार्य क्यों प्रभावी है? वास्तविक अनुभव से। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? लचीला। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका समय के साथ क्यों बदलती है? शिक्षक आवश्यकताओं से। अगला प्रश्न, शैक्षिक आवश्यकताओं से। अगला प्रश्न है, अधिगम का दीर्घकालिक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? अर्थपूर्णता पर। अगला प्रश्न है, इतिहास में परिवर्तन का सबसे सूक्ष्म रूप क्या है? विचारों में बदलाव। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानचित्र पाठन कौशल क्यों जरूरी है? स्थानीय समझ हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च क्यों माना जाता है? क्योंकि सभी शक्तियां उससे निकलती हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकारों का विस्तार किस प्रक्रिया से हुआ है? संघर्ष और कानून से। अगला प्रश्न है, शिक्षक का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक नागरिक तैयार करना। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी इतिहास में इतिहास लेखन को प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि यह निरंतर पुनर्व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, इतिहास में घटना का महत्व कैसे तय होता है? इतिहास में घटना का महत्व कैसे तय होता है? उसके दीर्घकालिक प्रभाव से। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोतों की अनुपस्थिति किस समस्या को जन्म देती है? अनुमान आधारित इतिहास में। अगला प्रश्न है, सत्ता द्वारा नियंत्रित इतिहास का खतरा क्या है? पक्षपातपूर्ण स्मृति। अगला प्रश्न है, इतिहास में लोक इतिहास की आवश्यकता क्यों महसूस हुई है? जन अनुभवों को शामिल करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? रेडियोधर्मी अपघटन। अगला प्रश्न है, प्लेट सीमाओं पर भूकंप अधिक क्यों आते हैं? तनाव संचय के कारण। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण को दीर्घकालिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? धीमी प्लेट गति के कारण। अगला प्रश्न है, अपक्षय की गति किस पर निर्भर करती है? जलवायु पर। अगला प्रश्न है, भूगोल में मानव हस्तक्षेप क्यों केंद्रीय अवधारणाएं हैं? क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया बदल देता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति का सीमांकन क्यों जरूरी है? निरंकुशता रोकने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? सामाजिक व्यवस्था हेतु के लिए। अगला प्रश्न, संघीय व्यवस्था में टकराव क्यों स्वाभाविक है? साझा शक्तियों के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संस्थाएं व्यक्तियों से ऊपर क्यों होती हैं? स्थायित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शासन में पारदर्शिता का अभाव क्या जन्म देता है? भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, बाल विकास में संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? बाहरी प्रभावों की ग्रहणशीलता। अगला प्रश्न है, विकास में सार्वभौमिकता का आशय क्या है? सभी में समान क्रम। अगला प्रश्न है, अधिगम और विकास में अंतर संबंध क्यों माना जाता है?
परस्पर प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना पहले कहाँ होता है? सामाजिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, अधिगम में संज्ञात्मक असंतुलन क्यों आवश्यक है? नई समझ हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में विचारधाराएं परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती हैं? सामाजिक चेतना बदलकर। अगला प्रश्न है, अन्वेषिक इतिहास में दस्तावेज अधिक क्यों मिलते हैं? नौकरशाही लेखन के कारण। अगला प्रश्न, इतिहास में मानचित्रण का राजनीतिक अर्थ क्या है? क्षेत्रीय नियंत्रण। अगला प्रश्न है, धार्मिक संस्थाएं सत्ता को कैसे वैध ठहराती थीं? दैविक समर्थन द्वारा। अगला प्रश्न है, इतिहास में प्रतीकों का उपयोग क्यों प्रभावी रहा है? सामूहिक भावनाओं हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय परिसंचरण का आधार क्या है? तापीय असमानता। अगला प्रश्न है, समुद्री हवाएं तटीय जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? तापमान संतुलन से। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता का भौगोलिक वितरण असमान क्यों है? जलवायु भिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाते हैं? सीमितता के कारण। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय नीतियां बहुभाषी क्यों होती हैं? जटिल प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संविधान संशोधन आवश्यक क्यों है? बदलती परिस्थितियों हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा कब होता है? कार्यपालिका हस्तक्षेप से। अगला प्रश्न है, नागरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन क्यों जरूरी है? अधिकार संरक्षण हेतु से। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक संरक्षण क्यों अनिवार्य है? समानता के लिए। अगला प्रश्न है, शासन में उत्तरदायित्व किससे सुनिश्चित होता है? संस्थागत नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, अधिगम में व्यक्तिगत गति क्यों भिन्न होती है? क्षमता और अनुभव से। अगला प्रश्न है, रचनावादी शिक्षण में गलती का महत्व क्या है? सीखने का साधन। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है? विविध विधियां अपनाने से। अगला प्रश्न है, अधिगम में आत्म प्रभावित का अर्थ क्या है? स्वयं पर विश्वास। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में मानक आधारित दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाता है? वस्तुनिष्ठता हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में उत्पादन संबंध सामाजिक ढांचे को कैसे प्रभावित करते हैं? वर्ग निर्माण द्वारा। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण ने परिवार संरचना को कैसे बदला? एकल परिवार बढ़े। अगला प्रश्न है, शहरी भूगोल में झुग्गियां क्यों विकसित होती हैं? आवासीय असमानता से। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय न्याय का अर्थ क्या है? समान पर्यावरणीय अधिकार। अगला प्रश्न है, संसाधन प्रबंधन में समुदाय की भूमिका क्यों जरूरी है? स्थानीय ज्ञान के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में प्रतिनिधि जवाबदेह क्यों होने चाहिए? जनहित के लिए। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? निष्पक्ष चुनाव हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान में शक्ति पृथक्करण क्यों अपनाया गया है? शक्ति संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिकार और दायित्व दोनों क्यों है? सामाजिक अनुबंधन के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन की वैधता कहाँ से आती है? जनता के सहमति से। अगला प्रश्न है, अधिगम में आंतरिक प्रेरणा क्यों श्रेष्ठ मानी जाती है? दीर्घकालिक प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, खेल आधारित अधिगम किन क्षेत्रों को विकसित करता है? संज्ञात्मक सामाजिक अधिगम को। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में अनुकूलन का अर्थ क्या है? आवश्यकता अनुसार बदलाव। अगला प्रश्न है, अधिगम में फीडबैक प्रभावी कब होता है? तुरंत मिलने पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक का दृष्टिकोण कक्षा वातावरण को कैसे बदलता है? भावात्मक जलवायु से। अगला प्रश्न है, इतिहास में तकनीकी परिवर्तन क्यों निर्णायक रहे हैं? उत्पादन क्षमता बढ़ाने से। अगला प्रश्न है, कृषि भूगोल में हरित क्रांति का प्रभाव क्या है? उत्पादकता वृद्धि। अगला प्रश्न है, संसाधन राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय क्यों हो जाती है? सीमा पार निर्भरता से। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में नीति निर्माण बहुस्तरीय क्यों है? विविध हितों के कारण। अगला प्रश्न है, संविधान की सर्वोच्चता किससे सुनिश्चित होती है? न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास और समझ में अंतर क्या है? अभ्यास यांत्रिक हो सकता है। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि में मूल्यांकन कैसे होता है? प्रक्रिया आधारित से। अगला प्रश्न है,
बहुस्तरीय शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समान सहभागिता। अगला प्रश्न है, शिक्षक का सतत अधिगम क्यों आवश्यक है बदलते ज्ञान के लिए? अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में आत्म प्रतिबिंब क्यों जरूरी है सुधार के लिए? अगला प्रश्न है, इतिहास में निरंतरता परिवर्तन को कैसे संतुलित करती है? पहचान बनाए रखकर। अगला प्रश्न है, भूगोल में तकनीक ने अध्ययन को कैसे बदला सटीकता बढ़ाकर? अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में कानून क्यों आवश्यक है बाध्यता के लिए? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में लोकमत का निर्माण कैसे होता है? संवाद से। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है? निष्पक्षता पर। अगला प्रश्न है, अधिगम में अर्थपूर्ण सामग्री क्यों जरूरी है दीर्घ स्मृति हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, शिक्षण में चर्चा विधि क्यों प्रभावी है विचार विनिमय से? अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखा जाता है? सहभागिता से। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में विधिक उपकरण क्यों जरूरी है समग्र आकलन हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, शिक्षक की अपेक्षाएं सीखने के परिणामों को क्यों प्रभावित करती है? प्रेरणा के कारण। अगला प्रश्न है, इतिहास में सामाजिक आंदोलन की भूमिका क्या रही है अधिकार विस्तार के लिए? अगला प्रश्न है, भूगोल में जल प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण है क्यों चुनौतीपूर्ण है? मांग आपूर्ति असंतुलन के लिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय विकास को सतत क्यों होना चाहिए भविष्य पीढ़ी हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संस्थागत स्मृति क्यों जरूरी है नीति निरंतरता के लिए? अगला प्रश्न है, संविधान में मूल संरचना सिद्धांत क्यों विकसित हुआ है सत्ता सीमित करने के हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, अधिगम में स्व अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है आत्मनियंत्रण हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुभव आधारित रणनीति क्यों अपनाई जाती है गहरी समझ के लिए? अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सहयोगी शिक्षण का लाभ क्या है साझा उत्तरदायित्व? अगला प्रश्न है, शिक्षक का लचीलापन क्यों आवश्यक है विविध जरूरतों हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में गुणात्मक प्रतिक्रिया क्यों प्रभावी है शीघ्र सुधार हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, इतिहास में सत्ता परिवर्तन का त्वरित संकेत क्या होता है प्रतीकों का परिवर्तन? अगला प्रश्न है, भूगोल में आपदाएं सामाजिक आपदा क्यों बनती हैं मानवीय संवेदनशीलता से? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी क्या है सूचित जनमत? अगला प्रश्न है, कानून का सामाजिक आधार क्या है सामूहिक स्वीकृति? अगला प्रश्न है, संविधान का नैतिक आधार क्या है न्याय? अगला प्रश्न है, अधिगम में आत्म आकलन का दीर्घकालिक लाभ क्या है स्वनिर्देशन? अगला प्रश्न है, शिक्षण में नवाचार क्यों जरूरी है रुचि बनाए रखने हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में पाठ्यपुस्तक की सीमा क्या है एक रूपता? अगला प्रश्न है, शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता क्यों आवश्यक है समान अवसर हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में पारदर्शिता क्यों जरूरी है विश्वास निर्माण के लिए? अगला प्रश्न है, इतिहास में विचार परिवर्तन का सबसे अस्थायी माध्यम क्या है शिक्षा? अगला प्रश्न है, भूगोल में स्थानिक सोच क्यों जरूरी है स्थान संबंध समझने हेतु के लिए? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संविधान जीवंत क्यों है व्याख्या से? अगला प्रश्न है, नागरिक चेतना का विकास किससे होता है शिक्षक और सहभागिता से? अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का केंद्रीय लक्ष्य क्या है अर्थपूर्ण अधिगम? अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले पकी ईंटों का प्रयोग कहाँ मिला है मोहनजोदड़ो में? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सभा का मुख्य कार्य क्या था सामूहिक परामर्श? अगला प्रश्न है, अशोक की अभिलेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी प्राकृतिक भाषा? अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रथा क्यों कहा गया अग्रहार के कारण? अगला प्रश्न है, आमात्य शब्द का प्रयोग किस प्रशासनिक पद के लिए था उच्च अधिकारी के लिए? अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होता था महास्थवीर? अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कर को क्या कहा जाता था भाग? अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का
राज्य कवि कौन था? बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में था? तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? महादंड नायक। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक आचरण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण माना जाता है? पर्यावरणीय परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, राजस्व यज्ञ किसके लिए किया जाता था? राज्य सत्ता की वैधता के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक समृद्धि व्यापार किससे था? रेशम व्यापार का। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में जासूसों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संबंध किससे है? सामाजिक कानून से। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा। अगला प्रश्न है, ताम्रपट्ट किस कार्य के लिए प्रयोग होते थे? भूमि दान के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का स्वर्णिम सिक्का क्या कहलाता था? दिनार। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? लोथल। अगला प्रश्न है, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी थी? 4। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किससे संबंधित थी? बौद्ध के पूर्व जन्म से। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन कराता था? सभा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में नगर अधिकारी को क्या कहते थे? नगर अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर आंतरिक भाग कौन सा है? आंतरिक कोर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में दिन रात के तपांतर का कारण क्या है? नमी की कमी। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल उपयुक्त है? धान। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? नदी के मुहाने पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या है? दिन रात। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, समुद्री ज्वार का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। अगला प्रश्न है, पठारों को क्या कहा जाता है? टेबल लैंड। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीला रंग किसे दर्शाता है? जल को। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परत को क्या कहते हैं? भूपटल। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? नवीन मोड़दार पर्वत। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या है? 0 अक्षांश। अगला प्रश्न है, वनस्पति का प्रकार किस पर निर्भर करता है? जलवायु पर। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35%। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न है, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? आँख। अगला प्रश्न है, पवन की गति मापने का यंत्र क्या है? एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है, अपक्षय का मुख्य कारक कौन है? जल। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की आत्मा क्या मानी जाती है? जन भागीदारी। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। अगला प्रश्न है, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? 73वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में निहित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था। अगला प्रश्न है, संघीय शासन का अर्थ क्या है? सत्ता का विभाजन। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है,
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? सरकार की निगरानी रखना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, कानून का शासन किसे कहते हैं? समान कानून को। अगला प्रश्न है, नागरिकों के कर्तव्य कहाँ वर्णित है? भाग 4A में। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? कानून की वैधता जांचना। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? आपातकाल में। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? अनुभव पर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 6 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? संकेतिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, सीखने का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है? क्रियात्मक सीखना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कौन है? रूसो। अगला प्रश्न है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है? अधिगम का स्थानांतरण क्या है? एक सीख का दूसरे में उपयोग। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का आंतरिक स्रोत क्या है? जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, निर्माणवाद किस पर बल देता है? स्व अनुभव पर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीख में सुधार। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर कौन सा है? मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सभी के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधादाता। अगला प्रश्न है, सीखने की गति किससे प्रभावित होती है? प्रेरणा से। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, अवलोकन द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? बेंडूरा का। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित है? प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना का प्रथम चरण क्या है? उद्देश्य निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? अनुकूलन वातावरण। अगला प्रश्न है, सीखने में रुचि का महत्व क्या है? सुधार अवसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रश्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है? चिंतन विकास के लिए। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? मानसिक प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, खेल विधि का लाभ क्या है? रुचि वृद्धि। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का बाह्य स्रोत क्या है? पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सीखने का सामाजिक सिद्धांत किससे जुड़ा है? परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? अधिगम उपलब्धि। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।